वेलकम बैक। हम कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न और उस कड़ी में आज है प्री बीएसटीसी 2016 का पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, छात्रों के अधिकारिता अधिगम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। ऑप्शन अधिगम हेतु समय, अनुदेशन की गुणवत्ता, छात्रों की लेखन गति, विशिष्ट प्रकार के अधिगम के प्रति अभिक्षमता। पहले तो प्रश्न समझिए क्या कह रहा है। यह कह रहा है अधिकारिता अधिगम मतलब इंपावरमेंट लर्निंग, यानी एक सशक्त याद रखने की या सीखने की जो बात होती है उसको क्या चीज प्रभावित करती है। कभी अधिगम यानी सीखने का समय, अनुदेशन की गुणवत्ता, छात्रों की लेखन गति या विशिष्ट प्रकार के अधिगम के प्रति अभिक्षमता, यानी जो चीज सशक्त रूप से बच्चा याद रखना चाहता है उसके प्रति उसकी अभिक्षमता क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, ये इसका सबसे सटीक आंसर रहेगा, यानी 4 नंबर। दूसरा प्रश्न देखिए, विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाने वाला वैकल्पिक चर है, यानी छात्रों के अंदर अधिगम यानी लर्निंग यानी सीखने को बढ़ाने वाला वैकल्पिक चर एक ऑप्शन क्या हो सकता है? बुद्धि, वातावरण, शिक्षण गुणवत्ता या समय। तो देखिए वैकल्पिक चर भी स्टूडेंट को अगर टीचर टीचिंग जो करवाए अगर वो क्वालिटी एजुकेशन है तो वास्तव में उसकी लर्निंग पावर है वो बढ़ेगी। तो सबसे सटीक आंसर हुआ शिक्षण गुणवत्ता। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान पुनर्बलन छात्रों के अधिगम पर धनात्मक प्रभाव डालता है। जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं, क्लासरूम में टीचर बच्चों को पढ़ाता है, उस दौरान जो पुनर्बलन देता है यानी उसे शाबाशी देता है, उसे इनाम देता है, उसको वाहवाही करता है बच्चे की, तो उससे उसके अधिगम पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। कि हमेशा, अधिकांशता, कभी कभी कह नहीं सकते क्या होगा। तो इसका आप समझिएगा क्या उत्तर हो सकता है। इसका सही आंसर होगा अधिकांशतया। भी जरूर नहीं हमेशा ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, लेकिन संभावना रहती है, तो इसलिए हम कहते हैं भी अधिकांशता। भी क्लासरूम में बच्चे की टीचर ने शाबाशी की तो हो सकता है उसकी जो सीखने की क्षमता है वो बढ़े, वो ज़्यादा ध्यान लगाए, वो ज़्यादा एकाग्र होकर पढ़े। तो दूसरा इसका सटीक आंसर है। आगे बढ़ें। चौथा प्रश्न देखिए, कि एक अध्यापक को सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए। टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है, टीएलएम जिसको कहते हैं, कि शिक्षण को रुचिकर बनाने, दृश्य अनुभव प्रदान करने, शिक्षण को प्रभावी बनाने या अध्यापक का कार्यभार कम करने हेतु। क्या होगा इसका अच्छा आंसर? हम पहले बात कर चुके हैं भी टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है उसका इस्तेमाल हम शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए करते हैं। बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने भी। अगला प्रश्न देखिए कि हमारी प्रजातांत्रिक संवैधानिक संरचना के अनुरूप कौन सा शिक्षण उपागम सर्वोत्तम है? क्या डेमोक्रेटिक जो हमारा सिस्टम है उसमें पढ़ाने का कौन सा तरीका सबसे बढ़िया है? अध्यापक केंद्रित, सहभागिता केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित या क्रिया केंद्रित? सोचिएगा इसमें क्या हो सकता है। अक्सर बच्चे क्योंकि छात्र केंद्रित या विद्यार्थी केंद्रित मिलते ही हम उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सोचिएगा ये प्रजातांत्रिक तरीके से डेमोक्रेटिक क्या कहती है? डेमोक्रेटिक सिस्टम ये कहता है भी सबका उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो, तो इसलिए इसका सबसे बढ़िया आंसर रहेगा सहभागिता केंद्रित यानी पार्टिसिपेशन फोकस जिसको कहा जाता है। तो 5वें का 2 हुआ। आगे बढ़िए। छठा प्रश्न देखिए, यदि एक छात्र आपकी कक्षा का अनुशासन भंग कर रहा है तो आप अध्यापक होने के नाते क्या करेंगे? दूसरों से इसकी चर्चा करेंगे, उसे दंड देंगे, माता पिता को बुलाने के लिए उसकी डायरी में नोट लिखेंगे, उसके पीछे के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। हमने कल भी एक पेपर में प्रश्न देखा था, इसी से मिलता जुलता था और बिल्कुल उसी तरीके का प्रश्न। तो बिल्कुल सटीक आंसर इसके पीछे के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सर्वोत्तम विधि, प्राइमरी स्कूल 1 से 5 तक बच्चों को पढ़ाने की सबसे बढ़िया विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, लेक्चर, खेल विधि,
परियोजना यानी प्रोजेक्ट देना कोई, और प्रदर्शन विधि डेमोस्ट्रेशन करना। तो छोटे बच्चों को है, आप बड़ा इजीली इसका आंसर दे सकते हो, क्या होगा? खेल विधि। खेल खेल में बच्चों को सिखाना सबसे बढ़िया रहता है। अगला प्रश्न है कि एक प्रभावी अध्यापक, एक इफेक्टिव टीचर बनने के लिए एक व्यक्ति में निम्न में से कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? क्या इफेक्टिव क्वालिटी है वो टीचर के अंदर होनी चाहिए? आप चारों ऑप्शनों में देखिए कौन सी हो सकती है, सोचिएगा। बिल्कुल आपने सही सोचा है, ऑप्शन 2 शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड और संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, दोनों टॉपिक अपने सिलेबस में भी है। एक अच्छे टीचर के लिए एक तो विशिष्ट योग्यता होनी चाहिए और कम्युनिकेशन पावर है, स्किल है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसका दूसरा सही रहा। अगला प्रश्न देखिए 9वां, कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किस प्रकार का मूल्यांकन सम्मिलित किया जाता है? रचनात्मक, निदानात्मक, स्थापक और स्वयं मूल्यांकन, रचनात्मक और समेकित, निदानात्मक, रचनात्मक और समेकित। भी प्राइमरी स्कूल के अंदर टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होती है, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें किस प्रकार के मूल्यांकन को, याद है हम बात करते हैं CCE, सतत और व्यापक मूल्यांकन, तो उसी से जुड़े हुए ऑप्शन को इसमें चूज करना है और वो है ऑप्शन 4 निदानात्मक। निदान करना है उसकी समस्या का, डायग्नोज करना है, रचनात्मक हो गया और समेकित समग्र रूप में हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हुआ। अगला प्रश्न देखिए, क्या प्राथमिक स्तर की कक्षा में प्रभावी संप्रेषण संभव है जब अध्यापक संप्रेषण करे? 1 से 5 की बात हो रही। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब संभव है? जब विद्यार्थियों की मातृभाषा में टीचर बात करें, राष्ट्रभाषा में, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों में, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है और रिपीट होने की पूरी संभावना रहेगी इस प्रश्न की, और वो है विद्यार्थियों की मातृभाषा में। आपको बताया, मैंने आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आपको बताई थी, जिसमें कहा था 1 से 5 की पढ़ाई है वो उसकी मातृभाषा में होना चाहिए। पंजाबी परिवार है तो पंजाबी भाषा में, बागड़ी है तो बागड़ी में, हिंदी है तो उसको हिंदी में पढ़ाना चाहिए। 11वां प्रश्न है कि शिक्षण की प्रकृति है विज्ञान, कला और विज्ञान, कला और कौशल, विद्यार्थी की पृष्ठभूमि पर निर्भर करती है। टीचिंग क्या है, क्या हो सकता है? ऑप्शन का क्रम थोड़ा सा देख लेना, 1 3 2 4 लिखा है, कोई बात नहीं, आप उत्तर पे ध्यान दीजिए कौन सा हो सकता है। तो यहां पर जो 3 नंबर लिखा है यानी कला और विज्ञान, टीचिंग भी कला और विज्ञान दोनों होता है। आगे बढ़िए, 12वां प्रश्न देखिए कि बालक के अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सर्वाधिक योगदान देती है? यानी बच्चे के लर्निंग के अंदर कौन सी क्रिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखकर सीखना, याद करके सीखना, सुनकर सीखना या करके सीखना? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, कई बार आता है ये प्रश्न। अच्छा सीखने के लिए कहा जाता है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। वेरी गुड, बहुत ही प्यारा प्रश्न और उत्तर, करके सीखना। एक अच्छे लर्निंग के लिए, अच्छा सीखने के लिए बच्चा जब खुद करके सीखता है तभी ज्यादा सीखता है, इसे कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग यानी सीखना। आगे देखिए 13वां प्रश्न है, एक बालक का अधिगम निम्नलिखित अधिगम ढांचे यानी सेटअप से सर्वाधिक प्रभावित होता है। जब बच्चा सीखता है तो उसे क्या चीज प्रभावित करती है? शोर रहित अलग कक्ष हो, विद्यालय में, भाई बहनों के साथ, या उसके अपने सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे में, अर्थात इन्वायरमेंट, वातावरण की बात आती है। तो एक बालक का अधिगम किस सेटअप से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो सोचिएगा क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, 4 नंबर, उसके अपने सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे यानी वातावरण, वो किस प्रकार के इन्वायरमेंट से आ रहा है, इस चीज का उसके लर्निंग पावर के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट है, वो पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए कि सभी स्तरों के एक अध्यापक की एक महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी है? सभी स्तरों के एक अध्यापक की एक महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी है? सामाजिक संवेदनशीलता, विषय ज्ञान, प्रभावी नेतृत्व, विधियों का ज्ञान। क्या हो सकता है? सभी स्तरों के एक अध्यापक की महत्वपूर्ण योग्यता, सबसे महत्वपूर्ण यही है क्या? भी उसे अपने सब्जेक्ट का ज्ञाता होना चाहिए, यानी विषय ज्ञान उसको होना चाहिए। तो विषय ज्ञान मेन है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए,
यदि एक अध्यापक अपने कार्य को नकारता है और कक्षा शिक्षण से बचता है तो इसका कारण क्या है? भी टीचर भाग रहा है, पढ़ाना नहीं चाहता। नैतिक मूल्यों का अभाव, शिक्षण अभिक्षमता का अभाव, कार्य करने की क्षमता का अभाव, व्यवसायिक नैतिकता का अभाव। क्या चीज हो सकती है? अब आप एक तो दूसरे में और चौथे में कंफ्यूज हो सकते हो, शायद थोड़ा सा सोचिएगा। अपने कार्य को नकारता है, कक्षा शिक्षण से बचता है, शिक्षण अभिक्षमता का अभाव हो सकता है ये भी, लेकिन यहां तो क्योंकि वो जॉब कर रहा है तो अपने जॉब के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है, तो सटीक क्या होगा? व्यवसायिक नैतिकता का अभाव, काम के प्रति उसकी निष्ठा है वो नहीं दिखाई दे रही है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पृष्ठपोषक आवश्यक है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पृष्ठपोषक का मतलब होता है फीडबैक। भी आपने कोई काम किया, फिर हम ये चेक करें भी वो कितना है वो सक्सेस हुआ, ये जानने के लिए हम फीडबैक है वो लेते हैं। इसलिए आपने देखा होगा क्लासरूम में जब टीचर पढ़ाता है तो पढ़ाने के दौरान उसके उपरांत वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है ताकि टीचर को ये पता चल जाए भी उसने जिस तरीके से आपको कंटेंट समझाया है वो आपके समझ में आया है या नहीं। तो क्या किसके लिए आवश्यक है? अध्यापक के लिए, विद्यार्थियों के लिए, अध्यापक और विद्यार्थियों के लिए, कक्षा में क्रमोन्नति के लिए। तो आई थिंक यही है भी अध्यापक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए कक्षा की समस्याओं के समाधान हेतु, विद्यार्थियों के लिए योजना क्रियान्वयन हेतु और शिक्षण को गति देने हेतु। तो लीडर्स की क्वालिटी होती है अपने समूह को आगे लेकर जाना, अर्थात क्या सही होगा? शिक्षण को गति देने हेतु, टीचिंग को भी, हाँ टीचिंग उसकी अच्छी चले उसके लीडरशिप के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, एक नेता में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य गुण होना चाहिए? लीडरशिप के ही प्रश्न चल रहे हैं। एक नेता यानी लीडर में बुद्धि की श्रेष्ठता हो, लचीलापन हो, आत्मविश्वास और साहस हो, इच्छा शक्ति और निर्णय योग्यता हो। कौन सा होगा सबसे बेस्ट? इच्छा शक्ति और निर्णय योग्यता, डिसीजन लेने की पावर है वो होनी चाहिए, वही एक अच्छा नेता हो सकता है। अगला प्रश्न है कि एक अच्छा नेता में निम्नलिखित मुख्य योग्यता होगी। फिर लीडरशिप का प्रश्न है। दल का गठन और उद्देश्यों की प्राप्ति, व्यक्तियों का सहयोग, दूसरों को अभिप्रेरित करना, कार्य के लिए आदेश देना। तो एक अच्छे नेता में सबसे मुख्य योग्यता क्या होनी चाहिए? सोचिएगा। 1 नंबर, दल का गठन और उद्देश्यों की प्राप्ति करना। भी अपने एक टीम बनाए और जो भी ऑब्जेक्ट, जो उद्देश्य निर्धारित करे उनको प्राप्त करना। आगे देखिएगा, एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य। फिर लीडरशिप का प्रश्न है। एक नेता लीडर का कार्य है। लीडर यहां समझ लेना, हम कोई विधायक, एमएलए, एमपी, मंत्रियों की बात नहीं कर रहे हैं। नेता वो घर का मेंबर जो मुखिया होता है वो भी लीडर है, प्रिंसिपल लीडर है अपने आप में, टीचर अपने आप में। जहां भी कोई काम किया जाता है उस काम के मुखिया के लिए ये यूज हो रहा है। यहां पर कहीं आप नेता ही नेता का मतलब मंत्री समझ जाएं दिमाग में, यहां हम टीचर के संदर्भ में ही समझ रहे हैं सारा। कार्य की पहल करना, व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन करना, निर्देश देना, संगठन को एक करना और निर्णय लेना। क्या होगा? सेम इसी तरीके का ऊपर प्रश्न आया था, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? बिल्कुल वही सेम ही, संगठन को एक करना और निर्णय लेना। उससे पहले आया था ना भी अपने दल का गठन करना, उद्देश्यों की प्राप्ति करना, वही चीज है। संगठन को एक रखना और निर्णय लेना, ये सबसे बढ़िया है। संप्रेषण, कम्युनिकेशन के प्रश्न आ रहे हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। संप्रेषण का महत्वपूर्ण तत्व निम्न में से कौन सा है? स्वीकार्यता, स्पष्ट विचार, उपयुक्त माध्यम या जटिल भाषा। संप्रेषण समझते हो ना, विचारों का आदान प्रदान। तो जब हम कोई अपने विचार, भावनाएं जब शेयर करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा मेन उसका एलिमेंट क्या होगा? भी वो स्वीकार हो या स्पष्ट विचार हो या उसकी भाषा जटिल हो या उपयुक्त माध्यम हो। तो सबसे बढ़िया है उपयुक्त माध्यम। एक अच्छे माध्यम से अपनी बात है वो दूसरों के सामने रखनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए कि एक विद्यालय में प्रभावी संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य छुट्टियों के बारे में सूचित करना, विद्यार्थियों के अधिगम को नियंत्रित कर सुधार करना, विद्यार्थियों में सौहार्दपूर्ण वातावरण विकसित करना, सूचना और आदेश देना। क्या होगा इसका सबसे बढ़िया? सोचिएगा। बिल्कुल सही,
विद्यालय में सौहार्दपूर्ण वातावरण विकसित करना, एक अच्छा माहौल इन्वायरमेंट डेवलप करना ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न देखिए, संप्रेषण का अर्थ, बहुत बार बार हम बोल रहे हैं, अनुभव साझा करना, ज्ञान का संरक्षण, संप्रत्यय बताना, परस्पर विचारों और भावनाओं की साझेदारी करना। अक्सर आता रहता है ये तो प्रश्न, चौथा इसका सही है। उसके बाद अगला प्रश्न फिर कम्युनिकेशन का है, संप्रेषण होना चाहिए शिक्षण अधिगम में हाव भाव रहित सहित, शिक्षण अधिगम में स्पष्टता सहित, शिक्षण अधिगम में द्विमार्गी, शिक्षण अधिगम में एक मार्गी। बहुत प्यारा प्रश्न है, सोचिएगा क्या उत्तर हो सकता है। संप्रेषण होना चाहिए, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? टीचिंग लर्निंग में। बिल्कुल सही सोच रहे होंगे आप, 3 नंबर ऑप्शन द्विमार्गी, यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, शिक्षण अधिगम में द्विमार्गी। तो आगे बढ़े, 25वां प्रश्न देखिए, क्या प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम के लिए निम्न में से कौन सा संप्रेषण उपकरण अधिक योगदान देता है? प्राइमरी स्कूल की बात हो रही है, 1 से 5 की बात हो रही है, इफेक्टिव लर्निंग की बात हो रही है कि कौन सा कम्युनिकेशन का उपकरण सबसे अधिक योगदान देगा? दृश्य स्रोत यानी सिर्फ दिखा दें चीज को, कार्यपरक स्रोत कार्य करते हुए दिखाएं, द्विसांकेतिक स्रोत संकेत के माध्यम से, और ध्रुवीय लिखे ये हो गया दृश्य क्या हो गया श्रव्य स्रोत सुनकर। आप सोचिएगा, छोटे बच्चे हैं, आप चाहते हो वो अच्छे से सीख जाएं, तो सिर्फ सुनकर सीखें कि देखकर सीखें, या संकेत से सीखें, या उस चीज को करते हुए देखें। फंक्शनल सोर्सेस यानी उनके सामने जो उपकरण है वो काम कर कर उस चीज को शो करके दिखाएं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहता है कार्यपरक स्रोत, यानी फंक्शनल सोर्सेस, जो काम करके अपना पूरा मशीनरी के माध्यम से, या जो भी टीचिंग उपकरण आप यूज कर रहे हो वो करके दिखा रहा है। लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है, एक तरीके का उसके सामने हो रहा है प्रेजेंटेशन, तो बच्चा अच्छे से उस चीज को समझ सकता है। तो इसका प्रश्न का सही आंसर हुआ 2 नंबर। तो ये थे कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न टीचिंग एप्टीट्यूड से। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे लग रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आपको अलग से करने हैं, और साथ में आप सब बच्चों ने जवाब भी देने का प्रयास किया, बहुत से बच्चों ने अच्छे जवाब भी दिए, मुझे खुशी हुई। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिएगा और शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।